बदल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। आजमगढ़, गोरखपुर, बुंदेलखंड, मेरठ और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विकास परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और औद्योगिक विकास की नई तस्वीर पेश की जा रही है। साथ ही दूसरी तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकातों को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेज। संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय नजर आ रहा है। सरकार और संगठन के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर चल रहा है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी अटकलें भी अब तेज हो चुकी हैं। अब इसमें सवाल तो कई उठ जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये केवल विकास कार्यों की रफ्तार है या फिर 2027 के चुनावी रण की शुरुआती तैयारी? क्या बीजेपी ने अभी से चुनावी जमीन को मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया है? क्या योगी सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार विकास और कानून व्यवस्था है? सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या मोदी योगी की जोड़ी आज भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है? सरकार दावा करती है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की पहचान पूरी तरह से बदल चुकी है, दिशा दशा बदल गई है। कभी दंगों, अपराध और माफिया के शासन की वजह से चर्चा में उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज एक्सप्रेसवे, निवेश और कानून व्यवस्था की बात होती है। सरकार ये कहती है कि अपराधियों में कानून का डर है और निवेशकों में भरोसा बहुत तेजी के साथ बढ़ा, लेकिन विपक्ष इन दावों पर सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि विकास के दावों और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। बेरोजगारी, महंगाई, किसान और युवाओं के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता विकास और सुशासन के दावों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है? क्या विपक्ष के पास योगी मॉडल का कोई प्रभावी या भरोसेमंद विकल्प मौजूद है? क्या बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा और बूथ मैनेजमेंट विपक्ष से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है? और क्या 2027 का चुनावी विकास बनाम वादों की लड़ाई बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रभाव केवल प्रदेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी अक्सर यहीं से तय होती है। इसलिए आज की चर्चा सिर्फ सरकार और विपक्ष के दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक तस्वीर को समझने की भी कोशिश है जो 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते उत्तर प्रदेश में आकार ले रही है। तो क्या योगी सरकार पहले से ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ रही है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विपक्ष कोई नया समीकरण तैयार कर रहा है और आखिर जनता किसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जनता के मुद्दों पर किसकी पकड़ ज्यादा है? कौन यहां पर पीडीए का फैक्टर लेकर हिंदुत्व की छवि यहां पर बनाम की जो कोशिश की जा रही है उसको लेकर धरातल पर क्या कुछ रीति नीति अपनाई जा रही है? परियोजनाएं, दौरे और संगठन, क्या है बीजेपी का प्लान? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ संगठनात्मक स्तर पर भी पंकज चौधरी की तरफ से यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं, जहां पर मंडल स्तर पर बूथ मैनेजमेंट को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसकी गाथा यहां पर दिखाई दे रही है। और ऐसे में विस्तार भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में सरकार के दावे भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सरकार की तरफ से तमाम दावे यहां पर किए जाते हैं, लेकिन विपक्ष है कि धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब इसमें सवाल यही उठ जाता है, क्या मिशन 2027 के लिए अभी से मैदान में बीजेपी उतर चुकी है या पहले से ही सियासी बिसात बिछाई जा रही है, जिसके तहत बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि एक चुनाव संपन्न होता नहीं कि वो दूसरे चुनाव की तैयारी और रणनीति बनाने में जुट जाती है। ऐसे में बीजेपी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी के जो अंदरूनी कला है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। जो अंदर खाने में तनावपूर्ण स्थिति या तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने नहीं आती, और जब तक कुछ भी बुगाहट सुनाई देती है तब तक बीजेपी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ऐसे में खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन चौबे जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत अपडेट में। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एसके दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। पंकज पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत भारत अपडेट में। आज शुरुआत में चंद्रमोहन चौबे जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि एक तरफ सत्ता तो दूसरी तरफ संगठन, दोनों ही स्तर पर आप लोगों की कोशिश ये है किसी तरह से मजबूती का प्रयास यहां पर किया जा सके और उसके बदलाव की निरंतर तस्वीरें देखने को मिल पा रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि सत्ता और संगठन को मजबूत करने का प्रयास सिर्फ 2027 नहीं बल्कि 2029 का चुनाव भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24x7 कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से
अन्यथा किसी न किसी जी। अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच में रहते हैं और सरकार की उपलब्धियों को, जो सरकार ने हमारा काम किया है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें किस प्रकार से लाभार्थी लोग हुए हैं, उस विषय पर भी हम अपने सरकार के कार्यों की चर्चा करते हैं। उसी तरह माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपनी सरकार की कामों को जब शिलान्यास करने जाते हैं, किसी अपने कार्य किए गए जो उसके उद्घाटन के लिए जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद अपने सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को बताते हैं, किस प्रकार 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया है, चाहे वो कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे वो निर्माण कार्य में हो, जो है रोजगार के मामले में हो, सरकारी भर्तियों के मामले में हो, कि कितना इनके समाजवादी पार्टी सरकार के समय में था और कितना हमारे सरकार में। जैसे उदाहरण के स्वरूप, जब हमारी सरकार या जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता जाते हैं, तो वो बताते हैं कि जब उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले क्या अर्थव्यवस्था थी, हम किस स्थान पर थे, तो कितनी अर्थव्यवस्था थी, वो बताते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2017 में 12 लाख करोड़ थी जी। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी 30 लाख करोड़ हो चुकी है जी। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 सालों में 1,92,000 सरकारी पदों पर भर्ती की थी। हमारी सरकार ने 9.5 लाख सरकारी पदों पे भर्ती की है जी। इनके समय में 14 मेडिकल कॉलेज थे, हमारे समय में जो है 80 मेडिकल कॉलेज है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे थे, हमारी सरकार में जो है 10 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं और निर्माणाधीन है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में किसानों को कितना गन्ना भुगतान हुआ था, यानी कि 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्षों में 1,34 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ था, जबकि हमारी सरकार ने 2017 से लेकर अभी तक 3 गुना यानी कि 3,85,000 करोड़ से अधिक गन्ना भुगतान किया है। इनके समय में अपराधी भैंस को पकड़ने जाते थे, हमारे समय में पुलिस अपराधियों को पकड़ती है और अपराधी कानून के शासन से डरते हैं और स्वयं हाथों में तख्तियां लेकर थाने में आते हैं। तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और हम जनता के बीच में अब किसी कानून व्यवस्था और सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। ठीक है, अब इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का परसेप्शन क्या है, वो ओपिनियन जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इसकी दुबेची असर आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए तमाम ऐसी उपलब्धि हैं जिसका बखान इस वक्त बीजेपी कर रही है, क्योंकि न सिर्फ योगी सरकार बल्कि केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और 12 साल के कार्यकाल का जिक्र किया जा रहा है, उन ऐतिहासिक फैसलों को, योजनाओं को बताया जा रहा है जो पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपने आप को कहां देख रही है? क्या अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पीडीएफ फैक्टर के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ मिला था, क्या वही 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए मैडम, 2027 का चुनाव का बिगुल तो फूक गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी। और आपने भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे की तैयारी चालू कर देती है। सबका अपना अपना पैटर्न होता है, इसलिए वो भी कोई विशेष इशू नहीं जी। जहां तक उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे इनके टाइम में इतनी थी, इतने सड़कें थी, इनके हमारे टाइम में इतनी हो गई, इनके टाइम में इतने स्कूल थे, इतने। भैया मेरे को यह जानना चाहती है कि जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो क्यों बंद किए जा रहे हैं? आपकी शिक्षा का स्तर क्यों गिरा रहे हैं? हमें एक चीज समझ में नहीं आती है कि 10 साल पहले और 10 साल बाद, आज अगर बच्चा 10 साल का जब होगा तो आपने उसको क्या दिया, किन किन सुविधाओं से परिचित किया, ये सब चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि परिवर्तन ही तो समय की आवश्यकता है। जो 10 साल में सोना, आज अगर अब हम बात करते हैं 2000 के लगभग की, तो सोना 5-7-8 हजार था, आज सोना कहाँ पे पहुंच गया है? तो ये चीजें
बेफालतू की चीजें हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उसमें गुणवत्ता है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं। आप बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस वे बनाया, आप एक बार जाके देखना आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की हालत। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की हालत ये है कि हर 3 महीने में 2 महीने में वो रिपेयरिंग मांगता है। भैया यमुना एक्सप्रेस भी आपके सामने है, गंगा एक्सप्रेस भी आपके सामने है, गंगा लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आप दोनों एक्सप्रेस वे से देखिए ना कि कितना हुआ मेंटेनेंस हुआ है। जबकि जो इनके, चाहे अभी गंगा एक्सप्रेस वे की बात करो, चालू हुआ और उसके 1 हफ्ते के अंदर धड़ाम सीना एक पोर्शन पूरा बैठ गया। क्वालिटी की बात करिए, जनता मरने के लिए नहीं चलती है सड़कों पे या एक्सप्रेस वे पे। जनता ये चाहती है कि हमें अच्छी सुविधाएं मिल रहे, और इसी पर्पज से उसने 1 बार नहीं 2 बार चांस दिया कि कम से कम 5 साल में ये काम नहीं कर पाए तो अगले 5 साल और देते हैं। लेकिन इनकी जो अभिलाषाएं हैं, जो इनकी देख, कल ऐसा ना बोले कि हमें टाइम नहीं दिया था इसलिए जनता ने बोला और 5 साल लो। लेकिन काम करके दिखाओ आप। एक चीज हो गई, आप दूसरी चीज बता देता हूँ। क्राइम आइए, क्राइम जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्राइम ऐसा कौन सा दिन जाता है कि हर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, गोंडा हो, हाथरस हो, आगरा हो, बरेली हो, नोएडा हो, कोई भी आप बताइए कि कहाँ पर क्राइम नहीं है। डेली मर्डर, डेली हत्याएं, बलात्कार, ये चैन छपटी, ऐसी कोई कौन सी वारदात नहीं होती है कि जहां आप लोग में समाजवादी पार्टी नहीं बता रही है, ये समाचार पत्र ही बताते हैं कि आज यहाँ ये हुआ, आज ये यहाँ हुआ। गोपाल शर्मा हत्याकांड, 15 साल के बच्चे को कितनी बेरहमी से मार दिया, आज भी उसके हत्यारे कहाँ पे हैं? कौन सा उसके यहाँ बुलडोजर चला है? कौन सा उसका इनकाउंटर हुआ? इनकाउंटर भी ये देख के करते हैं कि अगर मियाँ है तो इनकाउंटर करो, ब्राह्मण है तो इनकाउंटर कर दो, लेकिन ठाकुर है तो आप इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। आप देखिए बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारी कंपनी के अंदर मार दिया जाता है, लेकिन उनके हत्यारों का क्या हुआ? आजाद हैं, बुलडोजर कहीं आसपास नहीं है। लेकिन कौन मारा जाता है? गोंडा में मार दिया जाता है लड़का। मैं ये कहता हूँ समाजवादी पार्टी इस बात के लिए 100% आपके साथ है कि अगर गुंडाई होती है तो आप गुंडाई के कानून के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई करिए, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब कानून पक्षपाती हो जाए तो फिर हमें तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हमें तो अपनी बात कहना पड़ेगा, हमें तो मीडिया में आपसे वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन इनको वो भी बुरा लगता है। अब आप आइए तीसरे मुद्दे पे, महंगाई 12 साल हो गए, आपने महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, कहीं संसद के अंदर वो जो गैस सिलेंडर है उसको टांग के जाते थे, लौकियां टांग के जाते थे, सब्जियां। आज वो कहाँ लौकियां और सब्जियां हैं भैया? वो राजनाथ सिंह कहाँ है? वो स्मृति ईरानी कहाँ है? लेकिन उनको वो चीजें याद नहीं आएंगी क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पे है। यही प्रधानमंत्री के मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, बोलते दो हो डॉलर कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़ी अफसोस के साथ दुख होता है कि जब यूपीए की सरकार थी तो विदेशियों ने 2 अपने भारतीयों को मार दिया था तो ये हंगामा करते थे। लेकिन यही अभी अपने जो नेवी सैनिक थे वो बेचारे शहीद हो गए, हम तो उनको शहीदी का दर्जा देंगे क्योंकि उनकी बमबारी में चले गए। आज तक अमेरिका से ये एक शब्द उसका माफीनामा नहीं मंगा सके। अरे माफीनामा छोड़ो, उसके हमदर्दी के प्रति 2 शब्द नहीं बुलवा सके। ये क्या सरकार है? ये नपुंसक सरकार बैठी है यहाँ पे, ये सिर्फ पत्तल चाटने वाली सरकार है अमेरिका की। इसलिए कहने की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हकीकत में कहीं अलग है। इसीलिए 27 में जाएंगे और 29 में तो इनका सुपड़ा साफ हो जाए। ठीक है सर।
चंद्रमोहन चौबे जी, 1 मिनट में लौट रही हूँ आपके पास। एसके दुबे जी, चूंकि आपने अपराध का जिक्र किया, उसको लेकर जो अभी तक फैक्ट्स या जो जानकारी बीजेपी की तरफ से सामने आई है सर, वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी का सीधे तौर पर ये कहना है कि अपराध शून्य तो नहीं हो सकता, लेकिन इस बीच अपराध में कटौती हुई है। एनसीआरबी के आंकड़े भी अभी हाल फिलहाल में सामने आए थे, जिसमें हमने देखा था कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ पहले से कम हुआ है और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल पाई है। दूसरा सर, आपने एनकाउंटर का जिक्र किया। जातिगत अगर एनकाउंटर का बताया जाए तो ठाकुर राजपूत अभी तक हुए हैं एनकाउंटर। ऐसा नहीं है कि अगर ठाकुर राजपूत है, अपराधी की जाति कुछ और है तो उसको बख्श दिया जाता है। तो अपराध के मामले में तो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी संतुष्ट क्यों नहीं है? मैं बता देता हूँ। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब हाई कोर्ट लिस्ट मांगती है 18-19 बाहुबलियों की उत्तर प्रदेश से सरकार से, तो इस सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। उसमें आप देखिए कितने बाहुबली कौन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही बताते हो। आपके अकॉर्डिंग ही, न्यूज के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। आप दूसरी बात, आप जो बोलते हो क्राइम, भैया जिसके अंदर में ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब आ जाते हो, तो ये न्यूज जैसा जो एनसीबी के डेटा है वो तो कहाँ हैसियत है। लेकिन सर यही एनसीआरबी के डेटा जब आप लोगों के शासन में आते थे, या एनसीआरबी के डेटा में ये मेंशन किया जाता था कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बहुत तेजी के साथ और स्पीड के साथ बढ़ रहा है, तब आप लोग सराहना क्यों करते थे? तब आप लोग एनसीआरबी के डेटा को सही क्यों साबित करते थे, जब अभी ये डेटा आपको गलत साबित लग रहे हैं? नहीं, गलत साबित इसलिए लग रहा है कि हर एजेंसी इनके अकॉर्डिंग काम कर रही है। अभी आप देख लो, चलो ये भी हम छोड़ देते हैं। हाँ। एक चीज और देख लो कि ये जो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, इनके में क्राइम ज्यादा थे। भैया ये बता दो 2014 से लेके आज तक, हाँ। 2014 से और 2017 से लेकर आज तक, तो योगी बाबा और नरेंद्र बाबा, दोनों बाबाओं को जोड़ के कार्यकाल आप बता दो कितना, ईमानदारी से बताना, कितना आप चैनल पे हैं, आपकी सैलरी कितनी है? क्या नोएडा के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है? शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए क्यों कानून नहीं बनाते हैं? इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए जो उनका शोषण होता है, जो मालिक शोषण करते हैं, उस पर क्यों कानून नहीं बनाते? लेकिन नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि इनको आपकी चिंता नहीं है, आपके मालिक की चिंता है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं ना कि इन्होंने पूंजीपतियों को अरबपति बना दिया, लेकिन जो मीडियम कारीगर था, मीडियम जिसके पास बेचारा 2 वक्त की रोटी खाने का पैसा था, उसको इन्होंने और गरीब बनाया। क्योंकि अगर सक्षम हो गया, उसके बच्चे सक्षम हो गए, तो कल वो सरकार से सवाल करेंगे। तो इनको क्या चाहिए? अंग्रेज वाली नीति कि दमन की नीति अपनाओ, कोई सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाए और हमारा शासन यही चलता रहे। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी, कम शब्दों में प्लीज अपनी बात रखिएगा। उसके बाद मेरे को पंकज पांडे जी के पास भी जाना है सीधे। सर देखिए, ये अभी तक 2024 में ही जी रहे हैं। जैसे कि 2024 में इन लोगों ने जो है झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब भूल गए कि अब वो सब झूठ और भ्रम फिर 6 महीने बाद जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 2 पर जो इन लोग जीते भी, उनमें इनकी जीत का मार्जिन जो है कई गुना घट गया। खैर, ये झूठ और भ्रम अफवाह फैलाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को सब अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इनकी कानून व्यवस्था थी। थानों पर इनके समाजवादी पार्टी के गुंडे घुसकर अपराधियों को छुड़ाते थे। यही लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आसियाना थाना है सरोजनी नगर विधानसभा में। इन्हीं के विधायक जो अपराधी को छुड़ाने के लिए आसियाना थाना में घुस गए थे और इनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों को पीटकर उन अपराधियों को छुड़ाया था। ये वही उत्तर प्रदेश है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगा भड़का था, इनके मंत्रियों और विधायकों की वजह से। क्योंकि जब एक जाट लड़की जिसको चाचा और भतीजे बचाने गए थे, सचिन और गौरव नाम के, उनको इनके तुष्टीकरण के जो इनके सोहदे हैं उनकी हत्या कर दी गई थी और उन हत्यारों को थाने से छुड़वा दिया था इनके मंत्री ने, इनकी सरकार ने, इनके विधायकों ने। जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गया था।
कितने लोगों की हत्या हुई थी। और सुनिए, ये कितने गिरे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि 90,000 करोड़ जो है, 90,000 करोड़ जो इनको दिया गया था मुआवजा, उस मुआवजे में भी जानते हैं एक हिंदू को नहीं दिया था, सिर्फ मुसलमानों को दिया। ठीक है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं अब इनकी इतिहास पोल के और पन्नों में पट्टी चीजें दर्ज हो चुकी हैं, तो अब ऐसे में आप लोगों की अपनी उपलब्धियों को लेकर वोट बैंक यहाँ पर मजबूत करना चाहिए। पंकज पांडे जी आपके नहीं तो पास आते सुनिए। हैं सर, और सबसे पहले तो मैं माफी मांगती हूँ, काफी देर बाद आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर, अब मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, उनका ओपिनियन जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सर, दोनों पार्टियों के पैनलिस्ट को आपने सुना, अब दोनों पार्टियों के पैनलिस्ट का अगर विश्लेषण करें तो क्या लग रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व छवि के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है और पीडीए की काट करने की कोशिश कर रही है, या फिर पीडीए की कोई अलग रीति नीति आप लोगों को समझ में आ पा रही है? देखिए, 2027 के चुनाव में जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा, उसमें जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति रही, जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए, शिक्षा स्वास्थ्य में काम किए, रोजगार देने की दिशा में जो काम किए, वो तो देखिए निश्चित रूप से रहेगा ही, क्योंकि आप सरकार में रहे और 2 टेन्योर आपके लगातार रहे, तो आप अपनी चीजों को आगे रखेंगे और पिछले 5 वर्षों के जो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा है उसके साथ आप तुलना करेंगे। अब तुलना में जनता देखती है, जनता स्वयं भी तुलना करती है, राजनीतिक पार्टी के लोग तो तुलना करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रिटेट करते हैं, लेकिन जनता बहुत बेहतर तरीके से तुलना कर लेती है, पहली बात। दूसरी बात, 2027 का जो चुनाव है निश्चित रूप से इन चीजों पर तो रहेगा ही, लेकिन जो मुख्य चीज है, जो चुनाव चलेगा और जिस तरह से आगे बढ़ेगा, जैसा कि ट्रेंड हमने देखा है विगत चुनावों में, कि चुनाव जो है विभिन्न प्रकार के नैरेटिव्स बनाते हुए, विभिन्न विकास के मुद्दों, विभिन्न कानून व्यवस्था की बातें करते करते जब आगे बढ़ता है तो अंत में जाकर वो खड़ा कहाँ पर होता है। ये हमने अभी रिसेंटली देखिए, बिहार में भी देखा, बंगाल में प्रयास सभी पार्टियों की तरफ से यही होता है कि पोलराइजेशन किया जाए, और पोलराइजेशन करने का प्रयास जहां किसी एक पार्टी ने किया तो दूसरी पार्टी बढ़ चढ़कर उसमें नैरेटिव्स बनाती है, उसमें हिस्सा लेती है, और अंत में चुनाव उसी दिशा में चला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की ओर चुनाव चला गया, या एमवाई की तरफ वो एक तरह से इस तरह से चला गया कि भाई हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारी तरफ इंटैक्ट रहें। तो देखिए, अंत में तो चुनाव की जो परिणति होती है, हम लोग विगत कई चुनावों से देख रहे हैं, लगातार देखते जा रहे हैं, वो यही होती है। लेकिन अभी चूंकि प्रारंभिक दौर चल रहा है, अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुए हैं, समय है, तो निश्चित रूप से अभी चर्चा सारी चीजों की होगी। और वही हम लोग देख भी रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई, और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लगातार फेल है, वो काम नहीं कर पा रही है, विकास भी जो किया है वो सही तरीके से नहीं किया है। तो अभी तो ये बताने का दौर चल रहा है, लेकिन चुनाव जो जिस चौराहे पर जाकर मिलेगा और जिससे एक रास्ता मिलेगी, वो निश्चित रूप से पोलराइजेशन का ही चुनाव होता है। उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखिए या देश के किसी भी हिस्से में देखिए, वो अंत में हिंदुत्व की ओर ही जाएगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9-9.25 वर्षों के कार्यकाल की बात है, तो देखिए एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो निश्चित रूप से उसमें कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख मुद्दा था, और उसके साथ विकास। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव जी की सरकार ने विकास नहीं किया था, वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए थे, लेकिन जनता जिस तरह का विकास चाह रही थी उसमें जनता को लगा कि हम इनको लाएंगे, हो सकता है और अच्छा विकास हो। भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा 2014 के चुनाव में था, वो 2017 तक कैरी कर रहा था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और जबरदस्त तरीके से कैरी कर रहा था। तो देखिए ये चीज, इन चीजों का भी आकलन जनता लगातार कर रही है, देख रही है, और दोनों पार्टियों का ये पूरा दायित्व है कि अपनी अपनी बातें जनता के सामने रखें, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जी। अब लेकिन पंकज जी, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि अगर दोनों ही पार्टियों के शासनकाल का हम जिक्र करें, समाजवादी पार्टी के शासन में क्या कुछ स्थिति थी सर, वो भी आपने बखूबी देखी होगी, और बीजेपी के शासनकाल में भी हम देख ही रहे हैं। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2027 का विधानसभा चुनाव किस पर भारी पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं चर्चा कर दूं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए आपराधिक ग्राफ के बारे में वो बता रहे थे, और जब आपने इंगित किया एनसीआरबी के आंकड़ों की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये सारे आंकड़े फर्जी होते हैं, सारी एजेंसीज इनकी हैं और सब अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रिटेट कर लेते हैं ये।
अब मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश का अपराध बढ़ा हुआ हमको देखने को मिलता, ये होता कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उससे बहुत ज्यादा बूम कर गया है, तो क्या तब भी सपा के प्रवक्ता इस बात से इनकार करते हैं कि नहीं आंकड़े गलत हैं? तो देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को मान लेना ये राजनीतिक पार्टियों का एक उनकी आदत होती है। अब उस पर इससे अधिक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक 2027 के चुनाव की बात है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो अभी 9 वर्ष का शासनकाल है, इसमें चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कार्य किए गए हों, चाहे स्वास्थ्य की दिशा में कार्य किए गए हों, 75 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को दिए गए, जिसमें से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हो चुके हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज उस दिशा में है। तो कम से कम किसी एक छोटे जिले में मेडिकल कॉलेज हो, ये उस जिले के लोगों का सपना हुआ करता था, और वो ऐसा सपना हुआ करता था कि लोगों को लगता था कि ये सपना कभी भी भविष्य में पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो भी कभी कोई बड़े मेडिकल कॉलेज या बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो महानगरों की तरफ चले जाएंगे, हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस ऐसे में प्रत्येक जिले को मेडिकल कॉलेज मिलना, डिफेंस कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिसमें तमाम जिले आए हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, मतलब छोटे छोटे जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कानपुर हो, चाहे रायबरेली हो, तो इस तरह के, चाहे लखनऊ हो, तो इस तरह के जिलों को सिंक्रोनाइज करना डिफेंस कॉरिडोर से, और ये प्रयास करना कि उत्तर प्रदेश में भारत की रक्षा के संबंध में बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का रहा है, इस चीज को सुनिश्चित करना, चाहे ओडीओपी हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये इस योजना को बहुत कमतर करके इसकी चर्चा की जाती है, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओडीओपी के कारण प्रत्येक जिले के व्यावसायिक लोगों में बहुत बड़ा उत्साह आया है। जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया है, चूज किया गया है, तो उससे जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो उसको बनाने वाले हों, चाहे उसको बेचने के संबंध में काम करने वाले लोग हों, चाहे जिस तरह से उस प्रक्रिया में जुड़े हों, लेकिन उनके अंदर एक उत्साह है, उनको भी लग रहा है कि हम मेन स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं और हमारी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, और साथ ही तमाम कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो केंद्रीय सरकार के स्तर पर हो, चाहे प्रदेश सरकार के स्तर पर हो, चला कर रखी हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जिस टीडीए की बात समाजवादी पार्टी करती है, जिस टीडीए को समाजवादी पार्टी पॉइंट आउट करती है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो झटका 2024 में उत्तर प्रदेश में मिला है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही नियंत्रित तरीके से उस चीज को, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए अपनी कार्य योजना बनाई है, और उस दिशा में काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। ऐसे में चंद्रमोहन चौबे जी, चूंकि देखिए पूर्वांचल में कहीं ना कहीं आप माने ना माने, लेकिन स्थिति थोड़ी बीजेपी के लिए कमजोर है, ये बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, और पूर्वांचल को साथ निकले तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एकमात्र चेहरा न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का, बल्कि पंकज चौधरी जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष है, वो लगातार जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं, लोगों से संगठन स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, कैसे मजबूत किया जा सकता है, मंडल आयुक्तों को कैसे यहां पर चीजें सुनिश्चित की जा सकती है, साथ ही बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर सवाल ये उठ जाता है कि पूर्वांचल को साधने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ पूर्वांचल पर फोकस हो जाए, बाकी जो क्षेत्र हैं जिसमें अवध है, पश्चिमी यूपी है, उसको आप भूल जाएं और उसका फायदा समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी उठा लें। रितु जी, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विकास, इस मूल मंत्र पर है। तो भेदभाव करने का काम जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर है, वो जिम्मेदारी उन लोग भली भांति उठाते हैं। लेकिन सर यही लोग तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भेदभाव करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है धरातल पर, विपक्ष कह रहा है। रितु जी, विपक्ष जो कह रहा है वो डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक तुष्टीकरण वही करते हैं, बांटने का काम वही करते हैं। आपके ये चैनल पर बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, इनसे पूछ लीजिए कि हमारी एक सरकार का एक योजना, चाहे जनधन हो, चाहे उज्ज्वला हो,
चाहे आयुष्मान हो, चाहे राशन हो, इनमें से जो भी हमारी जन कल्याणकारी योजना है ये बता दे कि ये इस जात के लिए है और इस धर्म के लिए है, ये बता नहीं पाएंगे। एक योजना अभी आप चैनल पर पूछ लीजिएगा और आप रुकिए, ये जरूर पूछिएगा इनसे। अब मैं अपनी और बात कर लूं। हाँ। रही बात पूर्वांचल की ऋतु जी, तो ऋतु जी पूर्वांचल में आपको भी याद होगा कि एक बीमारी होती थी जापानी बुखार, जिसको इंफ्लाइटिस बोलते थे जी। आपको पता है बरसात आते ही पूर्वांचल के लोग कराहने लगते थे, लोग वहां से पूर्वांचल छोड़ने लगते थे, परिवार छोड़कर पूर्वांचल से भागने की कोशिश करते थे जी। और 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब सत्ता संभाली थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो उस साल भी ये दशा हुई थी और कम से कम 37 से अधिक लोग, 40 से अधिक लोग जो है मौत के गाल में समा गए थे। लेकिन सरकार कैसे काम करती है ऋतु जी, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया। 17 के बाद ऋतु जी आप अभी आंकड़ा चाहे जिससे मंगा लीजिए, दावे के साथ नहीं सर है गूगल पर आंकड़े हैं, पूरे स्पष्ट है सब कुछ, उसी के आधार पर तो आप लोगों से सवाल जवाब पूछ रहे हो। जी 17 के बाद 18, 19, 20 और आज 26 है। वो जापानी इंफ्लाइटिस बीमारी जो है जहां से आई थी वहां भाग गई। अब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम सुनते हुए बुखार जो है भाग गया है। और सुनिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, 2017 तक उसका टोटल बजट जानती हैं 400 करोड़ हुआ करता था, आज वो जो है 2600 करोड़ है। इसी मेडिकल कॉलेज में जो है यही बीमारी की जो बेड था, जिसको हार्ट की बीमारी का था, उसमें 84 बेड हुआ करता था 2017 तक। हमारी सरकार ने उसको जो है अभी 6 महीना पहले उसमें जो है 125 से अधिक बेड बढ़ाया है, यानी कि 200 से अधिक बेड हो गया है। तो ये मैंने 2-3 आपको उदाहरण दिए और अंतर बताए कि क्या था। और सुनिए, 2017 तक उत्तर प्रदेश में मेडिकल के पढ़ाई के छात्रों की संख्या जो है 2500 या 2700 होती थी। आज आपको बता दे, आज जो है 12,000 के आसपास मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई होती है, मेडिकल के छात्रों की। तो ये सब उदाहरण है कुछ। और सुनिए, एक झूठ इन्होंने और फैलाया था ऋतु जी, आपके चैनल पर बोला था, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र हो गया है झूठ, भ्रम, अफवाह फैलाना। इन्होंने गोपाल नाम के युवक की बात बताई थी और कहा था कि अपराधी कहाँ हैं, तो ये लगता है ये भूल गए हैं। गोपाल के अपराधी पकड़े गए हैं और उनका भी इनकाउंटर हुआ था, उनके पैरों में गोली लगी थी। तो ये जो चश्मा देखते हैं ना मुस्लिम तुष्टिकरण का और यादवों का तुष्टिकरण का, वो इसको बाहर निकाल दें और ये ढंग से ये थोड़ा पढ़े और लिखे और आंकड़े देख लें। अगर अपराधियों की बात हो, हम लोग अपराधी जातियों में नहीं बांटते हैं ऋतु जी, लेकिन अगर अपराधियों की मारे जाने की बात करते हैं तो आप देखेंगे तो सबसे अधिक ब्राह्मण, फिर ठाकुर, उसके बाद यादव और मुसलमान हैं। लेकिन खैर छोड़िए, हम लोग जात में नहीं, हम लोग अपराधी का जात नहीं देखते, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो मुसलमान हो। अपराधी अपराध होता है, उसका एक ही जात होता है। लेकिन ये लोग नहीं, क्योंकि ये लोग अपराधियों को बढ़ाते थे। और ऋतु जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात अभी पांडे जी कर रहे थे। हमारे समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता था, लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में ऋतु जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट माफिया होते थे। चाहे प्रयागराज हो, चाहे गाजीपुर हो, इन लोग के ये हाल था कि इन लोग अपराधी जेल में, ऋतु जी सुन लीजिए, ये अपराधियों का चरित्र अभी जरा इनका हम बता दें। समाजवादी पार्टी बहुत देर से अपराधी कर रही थी ना, तो इनके समय में अपराधियों को जेल में बैडमिंटन खेलने की छूट मिलती थी। डीएम जाके बैडमिंटन खेलता था वो गाजीपुर जेल में। मछली, उसके शौक के लिए मछली ताजा खाए, इसलिए हम गाजीपुर जेल में मछली के लिए तालाब खोद दिया गया था। अरे आप, मैं क्या क्या बोलूं ऋतु जी, इन लोगों का तो चरित्र जैसे खोलेंगे उतने इनके कपड़े बाहर आ जाएंगे। लेकिन खैर चलिए, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है और आपको उसी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पर विश्वास है। इसी आधार पर कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ठीक है। एसके दुबे जी, चूंकि आपने भेदभाव का जिक्र किया और इसके साथ ही आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, तो उसका जवाब वो देते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक सवाल बीजेपी की तरफ से, चौबे साहब की तरफ से पूछा गया कि कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए जहां पर आप लोगों को लगा हो कि धर्म के आधार पर लोगों को लाभ ना मिला हो, जात के आधार पर लोगों को लाभ ना मिला हो। कोई ऐसी योजना आपके संज्ञान में?
नहीं, पहले तो हमें दूसरी चीजों का जवाब दे रहे हैं इनकी। जी पहले तो जो पांडे जी ने बोला कि सरकारी एजेंसी पे भरोसा, अगर आंकड़े दूसरे होते तो करते, तो मैं आपको एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि आज भी हम ईवीएम पे, भले ही हमारी 42 सीटें गठबंधन की आई हों, लेकिन आज भी हम ईवीएम के खिलाफ हैं, हमें उस पर विश्वास नहीं है। एक, इसीलिए उसी के तौर पर हम इसको लेते हैं कि हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसका रीजन है कि इन्होंने दिखाया कि जो एमओयू हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न कंपनियों के साथ, हजारों लाखों करोड़ के एमओयू दिखाए थे। आज तीन साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन वो कहीं भी धरातल पे नहीं आ पाए। पहली सरकार में भी हुए थे वो भी नहीं, और जो दूसरे कार्यकाल में हुए थे वो भी नहीं। एक, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, इनको ये नहीं समझ में आता है, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ, भैया समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है, ये उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट बोलता है कि ये अपराधियों का क्या हुआ, ये अपराधियों का बताओ, मेरे को डेटा बताओ कि इनके खिलाफ आपने कौन सा एक्शन लिया। तो अब इसमें कौन दोषी है? समाजवादी पार्टी दोषी है कि समाजवादी पार्टी ने हाई कोर्ट को बोला है कि भाई करो ये, इसे हमारा तो नियंत्रण नहीं है ना, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। दूसरे इन्होंने बोला गोपाल शर्मा वाले, आपने क्यों इनकाउंटर नहीं किया, पैर में गोली क्यों मारी, छाती में गोली मारते ना, इतना विभत्स कांड था वो, तो उसको तो जिंदा ही नहीं रखना चाहिए था। तीसरी अब गुंडे की देखो, तीसरा एग्जांपल, ये तो मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल की पुलिस का हाल क्या है। कल एक बंदा ड्राइवर बेचारा गया लखनऊ में, हम इस पूरे स्टेशन का नाम नहीं लेंगे क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, छोटी सी बात है, इसलिए चैनल पर नाम नहीं लेना चाहिए। उस ड्राइवर की एप्लीकेशन लिखने से आनाकानी किया, और जब उसने ज्यादा किया तो उसका बेचारे का मोबाइल छीन लिया। तब उसने मेरे को फोन किया, तो मैंने इंस्पेक्टर को बोला, तब जाके उस पर एक्शन हुआ। आप सोचिए कि इनके यहाँ पुलिस किस स्तर का काम कर रही है। गुंडई कितना, गुंडे तो गुंडे हैं ही, लेकिन पुलिस भी गुंडई करने लगी है इनके राज में। इसलिए इस चीज को मत कहो। 27 की जनता तैयार है, एकदम इंतजार बैठी है कि ये जो झूठ का पुलिंदा है, जो फरेबी लोग हैं, उनको घर भेगा कर देगी। ये बात 101% आप लिख लेना, क्योंकि उसको रोजगार चाहिए, उसको महंगाई से निजात चाहिए, उसको शांति चाहिए। ये सब चीजें नहीं है, और ये चीज हम ही नहीं, हमारी बात छोड़ो, रितु जी आप भी उससे भुगत रही हैं, पांडे जी भी भुगत रहे हैं, और चौबे जी भी भुगत रहे हैं उस परिस्थितियों से। लेकिन एक योजना बताइए जात के आधार पर। एक सेकंड उनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं एक योजना इनसे पूछिए कौन सी है जात आधारित और धर्म आधारित। झूठ मत फैलाएं, उस योजना का नाम बताएं कि भेदभाव वाली ये योजना है। कौन सी योजना है? आयुष्मान है, राशन है, जनधन खाता है, या उज्ज्वला गैस है? वो बताएं, झूठ भ्रम न फैलाएं आपके चैनल पर। बोला, मैं बोलूंगा। एसके दुबे जी अपनी बात रखिए सर, जल्दी से रखिएगा। देखिए अब अभी इनका भी कटाक्ष उत्तर दे दूं। भारत सरकार बोलती है 11 करोड़ हमने सिलेंडर दिए हैं, कनेक्शन दिए हैं, लेकिन आज स्थिति अगर आप गांव में जाके देखिए, क्योंकि मैं तो गांव से भी बिलोंग करता हूं। अरे जात बताइए, धर्म बताइए। एसके दुबे जी चूंकि एसके दुबे जी एक सेकंड के लिए मैं आपको टोक रही हूँ सर। आपने अपनी बातें रखी, समाजवादी पार्टी के शासन में क्या हुआ उसका जिक्र किया, बीजेपी के शासन में क्या कुछ खामी है उसका जिक्र विपक्ष के तौर पर आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये लगातार उठ रहा है, न सिर्फ लोगों की तरफ से बल्कि बीजेपी के पैनलिस्ट की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि कोई एक ऐसी योजना बता दीजिए भेदभाव का, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन आरोपों पर जवाब सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कोई एक ऐसी योजना जो आपको लगा हो कि जाति के आधार पर दी गई है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर की गई है? जब हाई कोर्ट ही बोल रहा है तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। तो हाई कोर्ट चुनाव नहीं लड़ेगा ना, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, धरातल पर हाई कोर्ट थोड़ी ना चुनाव लड़ेगा। तो अभी समाजवादी पार्टी उन चीजों को समाजवादी पार्टी आम जनमानस तक तो ले जाएगी ना सर। नहीं, वो तो मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ ना कि जब हाई कोर्ट ही बोल रहा है कि ये जात पात का जो पक्षपाती पूर्ण रवैया है वो क्यों, उसकी लिस्ट मांग लिया है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? उससे बड़ा उदाहरण तो हमारे पास कुछ हो ही नहीं सकता है।
ठीक है, अब इसी मुद्दे को सर लेकर आप जाइएगा और समाजवादी पार्टी के जनादेश को मजबूत कीजिएगा कि हम तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हाईकोर्ट कह रहा है कि आम जनमानस विश्वास कर लेगा। ऐसे में पंकज पांडे जी आपके पास आते हुए सिर्फ मैं सर बीजेपी का जिक्र करूं तो संगठन स्तर पर बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सांगठनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल पाएंगे, लेकिन इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से हम देखें तो पंकज चौधरी के ऊपर कितना बड़ी चुनौती हो जाती है, कितने बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं जिसको पार करते हुए इन विधानसभा चुनाव में देखने को मिल पाएंगे। देखिए रितु जी, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात मैं करूं पहले, तो देखिए समाजवादी पार्टी की जो मूल राजनीति है वो एमवाई की है और पीडीए की चर्चा करते हैं। 2024 में कुछ पीडीए जैसा दिखा भी। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इस पीडीए की एक काट खोजना। अब समाजवादी पार्टी की अगर मैं फिर से बात करूं तो समाजवादी पार्टी को बिहार, बंगाल और देश के अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए उनके ट्रेंड को देखकर एक चीज बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गई है कि केवल पीडीए का नाम लेकर सत्ता में वापसी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसके साथ हमें अन्य वर्गों को भी जोड़ना होगा। तो लगातार देखिए देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, मतलब ऐसे लोग जो कि उनकी राजनीति का कभी हिस्सा नहीं रहे, उनके लिए भी बातें की जा रही है, उनको भी आकर्षित किया जा रहा है, अपने साथ लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जी। अब अगर इसी संदर्भ में मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो निश्चित रूप से देखिए पीडीए की काट खोजना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में बहुत इसको देखा गया कि जो ओबीसी जातियां थी उनमें से बहुत सी ऐसी जातियां जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रहा करती थी, उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर कम हुआ, ये देखा गया। उनमें से एक प्रमुख जाति थी कुर्मी जी। कुर्मी समाज में हुआ करता था जो विगत कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट रह रहा था। तो पंकज चौधरी जी की जो ताजपोशी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुई, एक बड़ा कारण ये भी था क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहती है। और चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, जातीय समीकरण और जातीय गणित को एक साथ साधे रहना बहुत कठिन चुनौती होती है। ऐसे में पंकज चौधरी के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहली चुनौती उसकी उस बात की है, जिस समाज से वो स्वयं आते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी की ओर फिर से पुनः मोड़ कर लेकर आना। यद्यपि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि 2024 के चुनाव में कुर्मी वर्ग का बड़ा समर्थन जो था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही था, लेकिन पिछले चुनावों से रुझान काफी मात्रा में कम हुआ था। तो एक बड़ी चुनौती ये है कि अपनी जो उनकी मूल जाति है, जिस समाज से वो स्वयं आते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट करना, और अन्य जो जातियां हैं जैसे मौर्य हुए, कुशवाहा हुए, इस तरह की तमाम बैकवर्ड जातियां हैं जो जिनकी काफी संख्या में जिनके मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर जो बना है वो बना रहे, और जो थोड़ा सा कम हुआ था 2024 के चुनाव में उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर मोड़कर लाना। तो निश्चित रूप से पंकज चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में जहां तक मैं देख पा रहा हूं, निश्चित रूप से 2024 के चुनाव के बाद से ही फोकस्ड है। और भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में 2024 के बाद की राजनीति है वो पूरी तरीके से इस बात पर आधारित है, इस बात की ओर है कि किस तरह से ओबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़कर रखा जाए, जिससे कि 2027 की नैया पार हो। ठीक है सर, यहाँ पर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये भी उठ जाता है कि बीजेपी जो संगठन स्तर पर बदलाव करने की सोच रही है, या जो प्रक्रिया अब तक यहाँ पर बदलाव के तौर पर संगठन स्तर पर हुई है, तो क्या वो विपक्ष पर भारी पड़ती हुई नजर आ पाएगी? जी देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सावधानी पूर्वक सारे परिवर्तन कर रही है, सारे बदलाव कर रही है, और उनमें चाहे जातीय समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, सारे समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक और ओबीसी वर्ग को उनका उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है संगठन में, वहीं जो अगला वर्ग होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कायस्थ हो,
किसी के साथ भी उसको ये ना महसूस हो कि हाँ उनका प्रतिनिधित्व इसमें कम कर दिया गया या उनकी तरफ से नजरें फेरी जा रही हैं, ऐसा उनको ना दिखा। इसकी कवायद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जहां तक अभी तक मैं देख पा रहा हूँ निश्चित रूप से इसमें वो सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी ठीक है, अब चंद्रमोहन चौबे जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के सवालों का जवाब तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है नहीं, लेकिन 2027 की राहें आप लोगों के लिए भी उतनी आसान नहीं है जितनी शायद आप लोग सोचकर चल रहे हैं। गीतू जी, भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन पर पूर्ण रूप से विश्वास है। हमें भारत के लोकतंत्र पर पूर्ण रूप से विश्वास है। हमें भारत के चुनाव आयोग पर पूर्ण रूप से विश्वास है। और जब इनका हमें विश्वास है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश को 2017 से उबारा है, उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे वो कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में वो फिर स्थिति आए, वो फिर से जंगल राज आए, फिर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत माफिया पैदा हो, फिर से जो है दलितों के ऊपर अत्याचार हो, उनके साधु संतों के नाम पर जो बने शहर थे उनको मिटाया जाए। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज जो बना था अंबेडकर जी के नाम पर, उसको मिटाया जाए। ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है, उसको सब याद है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर काम किया है। जनता के लिए, रोजगार के लिए। आप सोचिए 2017 से पहले जहां प्रति व्यक्ति आज जो है 47,000 हुआ करती थी, आज वो 1 लाख जो है 42,000 हो गई है। जो जीडीपी यहाँ की थी 12 लाख करोड़, वो 30 लाख करोड़ हो गई है। जो उत्तर प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ हुआ करता था, आज वो 9 लाख करोड़ रुपए है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को विकास दिख रहा है। सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक फार्मा के क्षेत्र में अगर उत्पादन हो रहा है और जो बाहर आयात किया जा रहा है, वो फार्मा 60% उत्तर प्रदेश से होता है। मोबाइल जो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में बनती है, उसका सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ 2014 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में 2 इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल की जो है मैन्युफैक्चरिंग होती थी। आज जो है 200 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पर हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो हमारे काम के आधार पर, सबका साथ सबका विकास के आधार पर, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से जैसे 2017 के बाद बदली है, उसके आधार पर पुनः तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः बनने जा रही है। इसके दुबे जी आपके पास आते हुए सर, अब चूंकि देखिए मोदी योगी का चेहरा लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस वक्त चल रही है, लेकिन सर जब बात आ जाती है समाजवादी पार्टी की, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या वही दोनों लड़कों की जोड़ी सामने आ पाएगी जो 2024 में जिसका फायदा आप लोगों को मिला था, राहुल और अखिलेश? नहीं, देखिए अभी गठबंधन तो जो भी है कांग्रेस के साथ, लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये क्लियर कहा है कि जो सीटें वो जीतने लायक होंगे वो सीटें हम उनको देंगे। तो ये अंतिम निर्णय तो बात की बात है, लेकिन आज की जिस समय हम आपके चैनल पे बैठे हैं उस समय तक तो ये गठबंधन है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भविष्य की गर्त की बात है, वो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी जो तैयारी है वो सभी सीटों पे है, और गठबंधन जिस हिसाब से होगा उसमें इसका सहयोग मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। लेकिन इतना हम आपको आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को भी कहना चाहते हैं, ये जनता जरूर कह रही है कि परिवर्तन लाना ही है। ठीक है, अब एक आखिरी, चूंकि मेरे पास समय की भी कमी है, ऐसे में पंकज पांडे जी आपको ओपिनियन जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि 2027 की राहें दोनों ही पार्टियों के लिए यहाँ पर आसान नहीं रहेंगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर कांग्रेस पार्टी के कुछ डेलीगेशन मायावती से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन मायावती उनसे मुलाकात नहीं करती है और वो वापस पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में क्या त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना आप देख पा रहे हैं 2027 के चुनाव में? देखिए, फिलहाल अगर इस समय वर्तमान की मैं बात करूं तो इस समय तो त्रिकोणीय मुकाबला मुझे नहीं दिख रहा है।
इस समय दो ही पार्टियां दिख रही हैं, एक भारतीय जनता पार्टी दिख रही है और दूसरी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी है। अब समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी आती है कि नहीं आती है, चूंकि इंडिया ब्लॉक में दोनों साथ हैं। अब इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा, उनका वर्तमान तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बंगाल चुनाव के बाद। भविष्य क्या होगा ये ईश्वर जाने, और क्या होती है आगे, क्या बातचीत होती है, क्या तय होता है। 2024 में तो सपा के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई। अब आगे अखिलेश यादव जी कितना अपना हिस्सा उनको देना चाहेंगे भविष्य पर निर्भर है। जहां तक प्रश्न आपका मायावती जी वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती जी भी और निश्चित रूप से मायावती, मुझे जहां तक मुझे लगता है वो स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ेंगी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा अथवा नहीं होगा ये इस समय कह पाना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जब बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमजोर कर हम लोग नहीं हट सकते। सर एक और रिएक्शन और आपसे ये कि समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2024 में फायदा हुआ था जिस तरह से हमने देखा था। भले ही कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं आई थी, लेकिन विपक्षी पार्टी का जो वोट बैंक था वो मजबूत हुआ था। तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या ये जोड़ी एक बार फिर से साथ आ सकती है? लेकिन अभी जो स्थिति और तस्वीर देखने को मिली है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसमें अखिलेश यादव बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं कि 2027 में किसी तरह से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। तो कांग्रेस पर भरोसा करना क्या सही रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो कार्य करने का तरीका है, जो रीत नीति है, जैसा उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके के साथ किया, जैसा उन्होंने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी के साथ किया, उसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी जैसा दूरदर्शी नेता कांग्रेस पार्टी को और परजीवी बनने देगा, अपने कंधे पर ला देगा। सीधे तौर पर भरोसा शायद कांग्रेस पार्टी पर करना समाजवादी पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा और शायद वही स्थिति परिस्थिति देखने को मिल पाएगी। लेकिन अभी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से पलड़ा किस पर भारी पड़ता है और कौन यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आता है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।